हाँ तो बच्चों, हम लोग आज जो है पार्ट 3 में राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम देखिए दो प्रकार से दिया जाता है, एक वाष्पशील पदार्थों के लिए और एक अवाष्पशील पदार्थों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वाष्पशील के लिए देखेंगे और इसके बाद में हम लोग अवाष्पशील के लिए देखेंगे। देखिए ये बनाया क्यों गया, इसका रीजन क्या है। इस तरीके से देखिए, मान लो कोई एक द्रव रखा हुआ है, इसमें कोई वाष्पशील पदार्थ मिला जाए। वाष्पशील का मतलब अगर खुले में रख दे तो अपने आप वाष्पित हो जाए, तो वाष्पशील द्रव रहेगा। उसको अगर हम इसमें मिला दें तो ये जो द्रव बाद में होगा ये कितना आंशिक दाब लगाएगा, बर्तन के ढक्कन पे कितना दाब लगाएगा, इस चीज की जानकारी करने के लिए हम लोग राउल्ट के नियम को पढ़ना है। देखिए राउल्ट का नियम क्या कहलाता है, मैंने पहले से आज लिख रखा है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखिए जैसे हमारा ये वाला विलयन है, इसमें दो चीजें मिली, एक तो विलायक रहेगा, मान लो ए घटक है, और दूसरा और मिला दी, मान लो बी घटक है। प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, देखो बी का भी कुछ दाब लगाएगा, ए भी कुछ ढक्कन पे दाब लगाएगा। तो अगर ए का दाब देखें तो ए का दाब कितना होगा, उस घटक के जितना ए इसमें होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा, समानुपाती होगा। जैसे ए का वाष्प दाब यहाँ पर हम लोग लिख लें, ए का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, इसी के मोल प्रभाज के। कह रहा है विलयन में उस घटक के, उस मतलब जिसका आंशिक दाब हम देखेंगे, तो ये कौन सा चीज है, ई, यानी ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब इधर लिखा हुआ है, मोल प्रभाज जब समानुपाती हटाओगे तो नियतांक आएगा, तो नियतांक जो होता है इसी का शुद्ध अवस्था में दाब आ जाता है, यानी ये जो द्रव है इसी का शुद्ध अवस्था में एक्स ए, यानी ए का शुद्ध मिलाने से पहले कितना रहा होगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर देखें तो पी बी घटक के लिए तो समानुपाती यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, यानी बी का वाष्प आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, बी के मोल प्रभाज के बराबर। और कोई होता सी होता तो सी का पी सी बराबर एक्स सी लिख देते, तो पी बी यहाँ लिखिए, ये किसके बराबर होगा आपका पी नॉट बी, यानी बी के शुद्ध अवस्था में दाब ये कितना हो जाएगा एक्स बी। ठीक, अब देखिए कुल विलयन का कितना होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब, इसको और इसको जोड़ देंगे क्योंकि दो घटक थे, ए था और बी था, तो ए और बी को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पी कुल, ये किसके बराबर होगा, पी ए और प्लस में पी बी। तो पी ए कितना निकाल के रखे हैं हम लोग राउल्ट के नियम से, पी नॉट ए एक्स ए, तो यहाँ पे लिख देंगे पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार पी बी कितना निकाल के रखे हैं, पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे पी कुल। पी कुल भी लिख सकते हैं, पी एस भी लिख सकते हैं, एस मतलब सॉल्यूशन का, और यही जो है हमारा एक रिजल्ट आ गया। इसी को जो है हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे राउल्ट के नियम से। अड़भार ज्ञात करना, अड़भार नहीं, अड़भार तो बाद में। देखिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दो द्रव होंगे, एक का वाष्प दाब शुद्ध में इतना दिया है, बी का इतना दिया है, ए के इतने मोल मिलाने पर बी के इतने मोल। जैसे कहेगा एक क्वेश्चन आता है कि एक घटक, एक विलयन है आपका, उसमें ए घटक का वाष्प दाब जो है वो है 80 और बी घटक का वाष्प दाब है 60। अब ए घटक के 3 मोल मिलाने पर और बी घटक के 2 मोल मिलाने पर कुल विलयन का वाष्प दाब बताइए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ही आसान, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। याद और शॉर्ट में आपको ये बता दें कि आप कितना याद करिएगा, इतना इसी से बना लेना। देखो क्या है, विलयन में उपस्थित अवाष्पशील या वाष्पशील पदार्थ के किसी एक घटक के वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस ऐसे कर लेंगे। ये हो गया आपका वाष्पशील के लिए। अगर अवाष्पशील के लिए होता तब क्या होता है, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, तुरंत नोट्स चाहिए होंगे, मैं रोज की तरह बताता रहता हूँ, इंस्टा मैसेज करिए, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा देखिए, देखो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जानना पड़ेगा। देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्यों, मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी आपको बता दूं। ये है कोई द्रव भरा हुआ है, अभी ये है शुद्ध, इसमें कुछ नहीं मिला है,
शुद्ध है मतलब ये पी नॉट है, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में दाब कितना है, पी नॉट। शुद्ध अवस्था मान लो जल ही भर दिया गया है, और जब जल आपने भर दिया है तो जल के कुछ अणु जो है यहाँ पर कण जो है ढक्कन पे दाब लगा रहे होंगे, तो यही क्या होगा, ढक्कन पर लगाया गया वाष्प दाब होगा सीधा। लेकिन इसमें हमने क्या मिला दे, आवाष्पशील पदार्थ। आवाष्पशील पदार्थ मतलब जो खुद नहीं उड़ता है, जब वो खुद उड़ता नहीं है तो ऊपर की द्रव की सतह को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे चूर्ण मिला दो आप, मान लो एक तालाब है, तालाब में कुंभी है ऊपर से, तो कुंभी खुद तो उड़ेगी नहीं, तो पानी को नहीं उड़ने देगी। यानी पहले बिना कुंभी वाले तालाब में जल बहुत जल्दी उड़ जाएगा, तो दाब जो कण तमाम सारे हो जाएंगे, तो ज्यादा दाब लगेगा। और इसमें क्या है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे जल है और ऊपर से दाब यहाँ पे बंद कर दिया गया सतह को। जब सतह को बंद कर दिया गया तो नीचे से उड़ करके कम जा पाएंगे। मान लो पहले 20 लोग पहुंच गए थे, तो अब 10 ही लोग पहुंच पाएंगे, 5 लोग पहुंच पाएंगे, 15 पहुंच पाएंगे, लेकिन कम पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आवाष्पशील है। जब आवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाएगा तो वो खुद नहीं उड़ेगा, तो ऊपर की सतह को ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा, उड़ेगा नहीं, तो पहले दाब मान लो अगर 20 एटीएम था, तो अब हो जाएगा आपका 15 बचेगा, घट जाएगा ना। पहले 20 लोग धक्का दे रहे थे, 15 धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि आवाष्पशील ऊपर की सतह को बंद कर दे, तो नीचे वाला ऊपर जा नहीं पा रहा। तो देखो यहाँ वाष्प दाब कितना था, 20 था, यहाँ 15, यानी घट गया। हम एग्जांपल ले रहे हैं इसकी तरीके से, 50 होता तो 10 बचता, 40 बचता, घट गया। जब वाष्प दाब ये घट जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब वाष्प दाब में कमी हो जाती। कमी होती क्यों है आपको बता दिया, क्योंकि ऊपर से सतह को ब्लॉक कर देता है अवाष्पशील होने के कारण, इसलिए इसमें क्या होगा, कमी हो जाएगी। अब ये बात आती है आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, देखो वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, पहले हुआ था, हमने कहा पहले था 20, बाद में बचा 15। ये 20 था नॉट वाले का, बाद में सॉल्यूशन बना दिया, पीएस हो गया। कितने की कमी होगी भाई साहब, तो 5 की कमी। आप बताएंगे कैसे जान पाएंगे, तो पी नॉट माइनस पीएस करके, यानी 20 में से 15 घटा देंगे, 5 निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर पी नॉट माइनस पीएस, ये हो गया वाष्प दाब में कमी। अच्छा, ये कमी किस पर हुई है, इस पर कमी हुई है, इस पर। जैसे हम कहें आपने 20 रुपए कोई सामान खरीदा, 15 का बेचा, तो हानि किस पर हुई, इसी तो हो गई। लाभ भी इसी तो होता है, क्रय मूल्य पे है, हर चीज तो करेंगे। तो किस पर हुई है कमी, नॉट पर। पहले कितना था इतना। जैसे आप और एग्जांपल समझ लें, मान लो आपने मैथ का पेपर दिया, मैथ के पेपर में 50 में आपको नंबर मिले 30, तो आप लोग लिखेंगे 30/50 ही तो लिखेंगे, यानी नंबर कितने मिले, 30। किस में मिले, 50 में। ऐसा तो नहीं आप लोग 50/30 लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक। तो टोटल वाला कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो टोटल वाला आपका कितना था, इधर देखिए, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। ये हो गया आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये कहा गया। ये किसने कहा था, राउल्ट ने कहा था। राउल्ट ने क्या कहा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका राउल्ट के नियम का अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील में घटता नहीं, इसलिए आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, और वाष्पशील में क्या है, कंफर्म नहीं होता, इसलिए हमारा वैसा रहता है। तो दूसरा वाला हम लोग क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम से जो दूसरा वाला था, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है तो उसके उसमें वाष्प दाब में कमी हो जाती है, ठीक। अब देखिए वाष्प दाब में कमी, और कमी किस पर होती है, जो मूल पहले था। तो इसकी परिभाषा हम लोग अगर कहें तो क्या कहेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया, किसके बराबर होगा, विलेय के वाष्प दाब के, वो विलेय के मूल प्रभाज के। तो ये हो गया विलेय के मूल प्रभाज। ये हमारा कौन सी चीज है, राउल्ट के नियम दूसरा वाला। अब इसी से अनुभार ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। इधर यही लिखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये किसका है, विलेय का। तो विलेय का जब ये लिखेंगे तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला आपको पहले वाले चाहे उसमें दूसरे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो एन ए अपॉन में क्या लिखेंगे, एन ए और प्लस में एन बी, ये हो जाएगा ना। दूसरा आप अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे विलेय हिंदी में लिख दें, विलेय ऐसा भी लिख सकते हैं। और विलयन में होता क्या है, ये देखिए, विलयन में एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक। अच्छा, विलेय के मोल को हम छोटे वाले एन से लिख ले, विलायक के मोल को बड़े वाले एन से लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं।
तो विलेय के मोल हो गया तो छोटा वाला n लिख दीजिए और नीचे कुल मोल यानी छोटा वाला n और प्लस में बड़ा वाला n, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, देखिए छोटा वाला n किसका, विलेय का, बड़ा वाला किसका, विलायक का। विलेय का मोल लिखना था तो विलेय के ऊपर मोल लिख दिए और नीचे दोनों के मोल लिख दिए। ठीक, अब एक बात बताइए, अति तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो होता है ये वाला अति तनु विलयनों पर प्रभावी होता है, अति तनु के लिए। अच्छा देखो n प्लस n लगभग बराबर ये होगा n के। अच्छा ये बात देखो कैसे आएगी अति तनु के लिए, जैसे देखो अति तनु जब करेंगे, मान लो हम चीनी शरबत वाला एग्जांपल दें आपको, तन का मतलब है विलायक बहुत ज्यादा कर दें, विलय कम, यानी बहुत ही पतला शरबत कर दें। 1 लीटर पानी है आपका, इसमें हम 5 ग्राम चीनी घोल दिए या 1 ग्राम चीनी घोल दिए, 1 ग्राम चीनी घोल दिए, शरबत मीठा होगा, बहुत कम मीठा होगा। हम कह रहे तनु करना है, अगर शांत करना होता तो ये 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी घोल देते, गाढ़ा हो जाता, शांत हो जाता। तनु करना है तो 1 लीटर पानी में हम लोग जो है क्या करना है, 1 ग्राम चीनी घुली, लेकिन चीनी को कम कर देना। चीनी निकाल तो पाओगे नहीं, आपको करना है पानी बढ़ाना पड़ेगा। पानी 1 नहीं 100 लीटर कर दो, 200 लीटर कर दो, 1000 लीटर कर दो, चीनी 1 ग्राम मिलाओ। ऐसा नहीं कि विलयन नहीं बनेगा, आपको 2 चीजें मिली है, समांगी विलयन बनेगा, लेकिन अति तनु होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका और इसकी तुलना में ये वाला बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, छोड़ सकते हैं। तो करना क्या है, अगर पहले तो 1000 की तुलना में 1 ग्राम बहुत कम होगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि टोटल है कितना, उतना ही है, ना के बराबर, इसीलिए इसकी कोई गिनती नहीं रहती है, इसको छोड़ देते हैं। n प्लस n कितना है, जैसे कहें यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, 10,000 लिखा, इसमें प्लस कर दो 0.001, तो लगभग रहेगा कितना, उतना। 1000 किसी पर 10,000 रुपया है किसी के पास, 1 रुपये ले लो तो लगभग उतना ही रहेगा, वही बात। अब ये वाली चीजें यहाँ रख दीजिए, तो P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर n की जगह n रखो और यहाँ नीचे की जगह बड़ा वाला n लिख लीजिए, हो गया ना। अब देखो इधर का हम हटा दें तो यहाँ पे लिखे और नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। ये हो गया, एक लाइन और लिख लेते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर n क्या है, विलेय के मोल। मोल का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मोल का फार्मूला होता है मात्रा बटे अनुपात, तो n बराबर या मोल बराबर मात्रा बटे अनुभार। अच्छा मोल अगर छोटे वाले के हैं तो मात्रा लिखो छोटे वाले W से, और छोटे वाले का अनुभार है तो छोटे वाले m से लिख दो, बटा लगा दो। ये बड़े वाले का है मतलब विलायक का है तो इसको बड़े वाले W से लिख दो। इसके अनुभार के लिए बड़ा वाला है विलायक है तो इसको बड़े वाले n से लिख दो। इसका परिमेयकरण कर लो, सीधा कर लो, तो बचेगा क्या आपका P0 माइनस PS अपॉन में कितना P0 बराबर, अब देखो W बटे m पहले लिखोगे, इंटू लगाओगे, ये W बटे m है, जब उल्टा करोगे ऊपर आएगा गुणन चेंज होगा तो m बटे W हो जाएगा, तो m बटे W हो जाएगा। इसको बस यही वाला हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे याद कर लो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर छोटा W बड़ा M, और यहाँ पे छोटा W बड़ा M, यहाँ पे छोटा M बड़ा W, ऐसे याद कर सकते हो। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुभार निकाल लेंगे। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल हमारा ज्यादा आता है। ये प्रूविंग बहुत कम पूछता है, प्रूविंग ना के बराबर, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल के लिए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता क्वेश्चन जरूर है। तो उम्मीद है राउल्ट का नियम कुछ समझ पाए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करूँगा। देखिए वाष्पशील के लिए आपका कम आता है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा तो थ्योरी के दृष्टि से ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से आपका ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए आप लोग अगर सलाह में देंगे, अगर वो नहीं कहेगा वाष्पशील या अवाष्पशील कुछ नहीं बताएगा, ऐसे पूछेगा राउल्ट के नियम को बताइए, तो आपको यही वाला लिखना है, ठीक, ये वाला लिखना है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो जो आएगा उस पर करोगे ही, हालांकि न्यूमेरिकल इन दोनों पे ज़्यादा आता है और थ्योरी का पोर्शन इस पे ज़्यादा आता है, ठीक। तो उम्मीद है कुछ समझ में आएगा और रेगुलर आप देखते रहिए। आपको इस जैसे चैप्टर खत्म होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोग को होती है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में एक एक आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल सारा मिलेगा।